कहते हैं समर्थ को नहीं दोष गोसाई। स्क्रीन पर देख रहे हैं बहुत सारे लोगों का जमावड़ा, बड़ी भीड़ लगी है, एकदम हो रहे हैं। कहा तो जा रहा है लाखों लोग उतर आए हैं सड़क पर कहाँ के? फ्रांस के लोग उतरे हैं सड़क पर, क्योंकि मैक्रोन ने बड़ा गच्चा दे दिया है और मैक्रोन के गच्चे से लेफ्ट पार्टियों के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। जानेंगे क्यों हो रहा है ये प्रदर्शन और इस प्रदर्शन के बाद क्या बवाल कट रहा है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ क्वाड को लेकर अब अमेरिका का एक बड़ा ऐलान हो गया है। 21 सितंबर को आखिरकार ऐसा क्या होने जा रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें चल रही है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं, कुछ लोग पेपर प्लेन लेकर ये इसे फेंक रहे हैं। ये सचिवालय के पास फेंका जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये फ्रांस सरकार को 2012 के इस पेपर प्लेन वाले आंदोलन की याद दिला रहा है, जिसमें आपको आसमान में बहुत सारे पेपर प्लेन उड़ते हुए दिख रहे हैं। दरअसल पेपर प्लेन माने होता है फ्रीडम, और यहाँ पर ये बता रहे थे, हाल ही में आपको याद होगा टेलीग्राम के CEO को जब फ्रांस ने पकड़ा था तब ये प्रदर्शन हुआ था। और इस प्रदर्शन के ठीक बाद अब एक और प्रदर्शन हो रहा है। बड़ी संख्या में लोग निकल रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं लाखों की संख्या में लोग हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं। और किसके खिलाफ? मैक्रोन के खिलाफ। ये कह रहे हैं कि मैक्रोन ने तख्ता पलट करवा दिया। अब ये तख्ता पलट कैसे करवा दिया मैक्रोन ने? जब चुनाव शुरू हुए थे तो बड़ी दिलचस्प कहानी हुई थी फ्रांस की। एक बात पक्की तरीके से माना गया था, राइट विंग की नेता मरीला पेन यहाँ पर जीत जाएंगी। अंतिम समय में मैक्रोन ने ये कह दिया कि लोगों को अब एकजुट होना होगा अगर आप चाहते हैं कि फार राइट विंग न जीते तो। और यहाँ पर बहुत बड़ी चीजें होने लगी। बहुत सारी ऐसी पार्टियां हुई जिन्होंने लेफ्ट को जिताने के लिए अपने कैंडिडेट को वापस लेना शुरू कर दिया, और कैंडिडेट को वापस लेने के बाद करीब 200 कैंडिडेट्स वापस हो गए थे ताकि मेरीला पेन न जीत सके। और हुआ भी ऐसा ही। मरीला पेन को अच्छा खासा वोट मिला लेकिन वो जीत नहीं पाई। लोकतंत्र में अक्सर इसी तरीके के गेम होते हैं और नेता बाहर हो जाते हैं। मरीला पेन फूट फूट कर रोई थी इस रिजल्ट के बाद। वो ये सोच रोई थी कि आगे क्या होगा। मैक्रोन को माना जाता है सेंटर राइट का नेता और मरीला पेन थी फार राइट विंग की नेता। बहुमत तो लेफ्ट को भी नहीं मिला जो ताजा बना था, लेकिन हाँ अच्छी खासी बढ़त मिल गई, नंबर्स अच्छे मिल गए, जिसके बाद इन्होंने कहा कि हम बनाएंगे सत्ता और हम बनेंगे सरकार, उतरो अब सत्ता से। अब इस बात पर मैक्रोन ने फिलहाल कहा कि देखो भाई, तुम लोग किसी के पास बहुमत है नहीं, पहले ऐसा करते हैं कि बहुमत के लिए बात करेंगे। पर अभी ऐसा है कि पेरिस में हो रहा है ओलंपिक, तो ओलंपिक तक जैसे जो चीजें हैं वैसे ही रहने दो। ओलंपिक खत्म होगा उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन बनेगा PM और किस तरीके से सत्ता को कंट्रोल किया जा सके। अब यहाँ पर जब तक ओलंपिक चला तब तक सारे चुप रहे। ओलंपिक के खत्म होते ही फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने PM की घोषणा कर दी और कहा कि चलो भैया प्रधानमंत्री बनेंगे मिशेल बार्नियर। अब ये कौन है? हमने आपको बताया है कि ये रिपब्लिकन पार्टी के हैं, यानी कि सेंटर राइट विंग के नेता। अब इनको जैसे बना दिया गया वैसे लेफ्ट को समझ में आ गया कि हमारे साथ तो धोखा हो गया है। अब लेफ्ट ये आरोप लगा रहा है कि मरीला पेन के साथ मिलकर राष्ट्रपति मैक्रोन ने यहाँ पर सत्ता पर कब्जा कर लिया। अब ये क्या घोषणा एक दिन में हो गई है? नहीं, आपको बता दूं लेफ्ट ने भी PM पद के लिए अपने एक कैंडिडेट को उतारा, लेकिन संसद में वो पास नहीं हो पाया। लेफ्ट चाहता था 37 वर्षीय अर्थशास्त्री लूसी कास्टेट्स प्रधानमंत्री बने, लेकिन राष्ट्रपति मैक्रोन के वो संसद में विश्वास मत हासिल नहीं कर पाई। अब ये है, ऐसा माना जा रहा है कि मरीला पेन इसका विरोध नहीं करेंगी और मरीला पेन भी चाहेंगी कि ये कम से कम बना रहे ताकि लेफ्ट का सदस्य न बन जाए। और इसी वजह से यहाँ कहा जा रहा है कि मरीला पेन और मैक्रोन के बीच एक समझौता हो गया है, जिस समझौते ने तख्ता को पलट दिया है
और तख्ता पलट करके यहाँ पर लेफ्ट की सरकार आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर सेंटर राइट की सरकार मैक्रोन ने बना ली है। यानी आने वाले लंबे समय तक मैक्रोन सत्ता पर बने रह सकते हैं। अब वैसे तो कहा जा रहा है कि 1 लाख लोग प्रदर्शन पर उतरे हैं। पार्टी लेफ्ट की कह रही है कि 3 लाख लोग उतरे हैं। फ्रांस में अगर चीजें शांत नहीं हुई तो बहुत सारी चीजें आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ क्वाड का गठन 2007 में ही हुआ था, लेकिन फिर जाकर इसमें शिंजो आबे ने जान फूकी, पीएम मोदी ने जान फूकी और फिर से क्वाड की चर्चा होने लगी। एक बार फिर से क्वाड लाइमलाइट पर आ गया, लेकिन पिछले 2 सालों से क्वाड झूला झूल रहा है और चाइना इसका मजाक भी बना रहा है। इसके पीछे कारण है, जनवरी महीने में क्वाड की मीटिंग होने वाली थी भारत में। 26 जनवरी को जो बाइडेन भारत पहुंचने वाले थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और क्वाड की मीटिंग हो गई कैंसिल। बाद बाकी मिनिस्टर वगैरह मिल रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर। अब मुख्य है 2024 में क्वाड की बैठक भारत में ही होनी थी। अब भारत में ये क्वाड की बैठक नहीं हो रही है। अमेरिका का कहना है कि सुनो, अगला साल मेरी बारी थी, इस साल तुम्हारी बारी है, ऐसा करते हैं तुम्हारी बारी मुझे दे दो, यानी कि अमेरिका में करवा लेते हैं क्वाड की मीटिंग और मेरी जो बारी है अगले साल की वो तुम करवा लेना। मतलब कि 2025 में चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर कमला हैरिस हो, वो आएंगी भारत और भारत में क्वाड बैठक पर बैठक चलेगा। अभी के लिए जो बाइडेन चाहते थे कि जो बाइडेन जाने वाले हैं और एक बैठक हो जाए। हालांकि जो बाइडेन का भी ये बैठक आखिरी होगा और जापान के किसीदा का भी ये बैठक आखिरी ही होगा। इस बैठक में चारों देश के प्रमुख यहाँ पर मिलने वाले हैं। कहाँ मिलेंगे? डेलावेयर में मिलेंगे, जो बाइडेन का जो घर है। अब जरा इसका महत्व समझिए और कितना ज़्यादा ये इम्पोर्टेंस दे रहे हैं क्वाड को, उसको भी समझिए। भारत चाहता था कि ये जो मीटिंग हो ये न्यूयॉर्क में हो, लेकिन अमेरिका ने कहा कि नहीं जी, ये डेलावेयर में करते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति वीकेंड में ना अपने घर डेलावेयर चले जाते हैं, तो ऐसा करते हैं कि ये बैठक भी वहीं कर लेंगे। अब ये हो गई बात कि बाइडेन की सुविधाओं को भी देखा गया। क्वाड को लेकर डॉक्टर एस जयशंकर ने ये कहा कि हम एक जैसे दिमाग वाले लोगों के साथ काम करना चाहते हैं। क्वाड इसका एक एग्जाम्पल है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका क्वाड को लेकर या क्वाड सदस्यों को लेकर ऐसा सोचता है? एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल देखिए और एक बहुत बड़ा झटका। जापान की कंपनी निप्पॉन स्टील ये खरीद रही थी अमेरिका के यूएस स्टील नाम के किसी कंपनी को। 14.9 बिलियन डॉलर का सौदा हुआ था, लेकिन बाइडेन ने इसे रोक दिया, ब्लॉक कर दिया और ये कहा कि ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए रिस्क है। जापान एक क्वाड देश है, उसको स्टील बेचने में किस तरह की समस्या। हालांकि कहा जा रहा है कि जो प्रमुख स्टील निर्माता कंपनियां हैं वो उन क्षेत्रों में पड़ती हैं जो प्रमुख राज्य हैं चुनाव के, इसलिए जो बाइडेन ने ये कदम चुनाव को देखते हुए उठाया है। पर फिलहाल के लिए क्वाड का मेंबर जापान भी अगर नेशनल सिक्योरिटी के लिए किसी तरह का खतरा पैदा कर सकता है, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि सहयोगियों पर कितना यकीन सुपर पावर करता है। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।